हाँ 11th क्लास। इलेवंथ क्लास लास्ट अपन ने टॉपिक लिया था बेसिक ऑफ अकाउंट्स, यानी अपन अकाउंट्स की डेफिनेशन समझी थी, अपन अकाउंट्स क्यों बनाते हैं और अकाउंट्स क्या होता है ये अपने सीखा था। अकाउंट्स बेटा अपन क्यों बनाते हैं ये आपको मालूम होगा, क्योंकि अपनी जो याद रखने की जो कैपेसिटी है, जो याद रखने की अपनी क्षमता है वो एक फिक्स्ड होती है। अपन ज़्यादा देर तक कोई चीज़ याद नहीं रख सकते, इसलिए अपने भूलने की आदत होने की वजह से अकाउंटिंग ये कहता है, अकाउंटेंसी ये कहती है कि आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दो, यानी जो व्यवहार कर रहे हैं अपन, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिजनेस का, उसका लेखा करना। और जो अकाउंटिंग की मेन मीनिंग है वो इसका मतलब भी यही है, यानी लिखना, लिखना या लेखा करना। बेटा जब भी अपन बिजनेस करते हैं तो दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं नॉर्मल बिजनेस में। पहला आर्थिक ट्रांजैक्शन, दूसरा गैर आर्थिक व्यवहार। यानी फर्स्ट बिजनेस में जो होता है बेटा वो होता है आर्थिक व्यवहार और सेकंड होता है गैर आर्थिक व्यवहार। आर्थिक अपन बोल सकते हैं जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है और जो नॉन इकोनॉमिकल है। तो बेटा बिजनेस में हमेशा अपन जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन यानी आर्थिक जो व्यवहार है उनकी एंट्री की जाती है, गैर आर्थिक व्यवहार की कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। इसका अपन एग्जांपल ये ले सकते हैं बेटा, अगर मैं किसी अपने रिलेटिव को कहीं बाहर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, अपनी बाइक पे, अपनी कार में, किसी में भी, तो मैं उस रिलेटिव से पैसे नहीं लूँगा। क्यों? वो मुझे पैसे देंगे ही नहीं। अब रिलेटिव को अगर बाहर छोड़ने जा रहे हैं तो अपन को पैसे देगा ही नहीं, तो ये ट्रांजैक्शन तो हुआ है नो डाउट, लेकिन ये आपका गैर आर्थिक व्यवहार, उसकी नॉर्मली कोई एंट्री नहीं होती है। वही अगर मान लो मेरे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और मैं गुड्स को या पैसेंजर को ड्रॉप करता हूँ और पैसेंजर से मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं उसकी एंट्री करूँगा। तो बिजनेस में बेटा दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, एक तो आर्थिक और एक गैर आर्थिक। अपन बिजनेस में हमेशा उन्हीं व्यवहारों का लेखा जोखा करेंगे जो आर्थिक है, गैर आर्थिक व्यवहारों का लेखा जोखा बिजनेस में नहीं करेंगे। और बेटा इकोनॉमिक ही किसी भी देश को फर्स्ट या लास्ट लेकर आती है, ध्यान रखना। जिस देश की इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, वो देश उतना ज़्यादा डेवलप रहेगा, ये ना उतना ज़्यादा विकसित होता है। और जिस देश की इकोनॉमी खराब है वो देश डाउन साइड में सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि इकोनॉमी ही आपका लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारती है और लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाती है। अब बेटा अकाउंटिंग का बेसिक तो अपन ने सीख लिया, किसकी डेफिनेशन क्या है, वगैरह वगैरह, कितने तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें अपने देख ली है। लास्ट लेक्चर में बेटा अपन एक टॉपिक कर रहे थे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी। कॉन्सेप्ट को हिंदी में बोलते हैं अवधारणा। तो बेटा पहली अवधारणा अपन ने पढ़ी थी उस दिन, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पहली कौन सी पढ़ी थी अपन ने? पृथक अस्तित्व की अवधारणा।
इंग्लिश में इसे कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और ये अपने एग्जाम्पल के थ्रू सीखा भी था कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग होते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, रिटर्न में बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस देता है। इसलिए कभी भी आप फ्यूचर में बिजनेस करो तो आप हमेशा ये मान के करो कि बिजनेस में मैंने पैसा इंट्रोड्यूस किया है या पैसा लगाया है। अगर मैं सही ढंग से बिजनेस को बेटा रन करूंगा तो बिजनेस मुझे प्रॉफिट देगा, और सही ढंग से मैं रन नहीं करूंगा तो बिजनेस मुझे देगा लॉस। ये वाला नॉर्मली अपन ने समझ लिया था, पृथक अस्तित्व की अवधारणा या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड अपन ने पढ़ा था बेटा मुद्रा मापांकन अवधारणा। ये भी उसी ने अपन ने पढ़ लिया था टॉपिक। मुद्रा मापांक को अपन को बोल सकते हैं इंग्लिश में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके चारों ओर पैसा है, चाहे आप इस बिल्डिंग को देख लो, इस बोर्ड को देख लो, इस पेन को देख लो, जो भी चीज है वो पैसे में कन्वर्टेबल होती है। जैसे मान लो आपको ये पेन लगता होगा, लेकिन ये पेन नहीं है बेटा, ये 25 रुपए है, क्योंकि जब तक 25 रुपए नहीं है जब तक ये पेन पॉसिबल ही नहीं है परचेज करना। मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड मान लो 2000 रुपए का, जब तक 2000 रुपए नहीं ये बोर्ड पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब है मुद्रा मापांकन अवधारणा ये कहती है कि बिजनेस में अगर कोई भी व्यवहार है, कोई भी मतलब जिस व्यवहार को आप मुद्रा में या मनी में काउंट कर सकते हो या मेजरमेंट कर सकते हो, उसकी एंट्री होगी, अदरवाइज उसकी एंट्री नहीं होगी। जैसे इसका एग्जांपल भी लिया था अपन ने, आपने कोई मशीन परचेज की, यानी आपने कोई मशीन खरीदी, उसकी एंट्री होगी। अगर आपने परचेज यानी गुड्स परचेज किया है, उसकी एंट्री होगी। अगर आपने किसी को सैलरी पेमेंट की है, उसकी एंट्री होगी, बिकॉज ये सारे मेजर किए जा सकते हैं या काउंट किए जा सकते हैं किसमें, रुपीज में। ठीक है, लेकिन इमोशन, मोटिवेशन या अदर नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर। बेटा बिजनेस में इमोशन, मोटिवेशन, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की एंट्री नहीं की जाती, क्योंकि इमोशन को अपन रुपए में काउंट नहीं कर सकते। इमोशन का मतलब हंसना, रोना। कोई अगर ईमानदार वर्कर है तो उसकी ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी को हो गया, रोने को हो गया, हंसने का हो गया, किसी का काम में मन लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा है, ऐसी चीज़ों को अपन अकाउंटिंग में जगह नहीं दे सकते, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मुद्रा में या मनी में अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान रखना पड़ेगा दर्द। अब दर्द को भी तो पैसों में थोड़ी काउंट कर सकते हैं। मान लो अगर कोई टीचर आपको एक थप्पड़ लगा देता है तो आप ये थोड़ी कहोगे मुझे बस 20 रुपए का मुझे दर्द हो गया, 2 थप्पड़ लगा दी मुझे 40 रुपए का दर्द हो गया। तो जी दर्द हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, इन चीजों की एंट्री अकाउंटेंसी में नहीं होती है। किस वजह से नहीं होती है? इस कॉन्सेप्ट की वजह से। मुद्रा मापांकन अवधारणा सिंपल सी एक बात कहता है, बिजनेस में उस सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी जो मुद्रा में काउंटेबल होते हैं, और किसी भी उस ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी जो मुद्रा में काउंटेबल नहीं है। तो बेटा अभी तक अपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे दो, पहला पृथक अस्तित्व की अवधारणा, दूसरा मुद्रा मापांकन की अवधारणा। पहला वाला समझ में आ गया, दूसरा वाला समझ में आ गया, तीसरा अपन पढ़ रहे हैं जो आज नया। हिंदी में दी पक्षी अवधारणा, और इंग्लिश में से बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। द्विपक्षीय अवधारणा बेटा ये कहती है कि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, यानी दो साइड होते हैं। पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट। वापिस से
द्विपक्षीय अवधारणा ये कहती है कि प्रत्येक व्यापारिक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं। फर्स्ट डेबिट, जिसे हिंदी में अपन नाम बोलते हैं, और सेकंड क्रेडिट, जिसे अपन हिंदी में जमा बोलते हैं। डेबिट को बेटा डीआर से डिनोट किया जाता है और क्रेडिट को सीआर से डिनोट किया जाता है। और क्रेडिट को अपन 2 लिखते हैं, ध्यान रखना। डेबिट को अपन डीआर पॉइंट से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को अपन सीआर या 2 लिखते हैं, वो भी क्रेडिट ही काउंट होता है। डेबिट को अपन हिंदी में बोलते हैं बेटा नाम, और क्रेडिट को अपन बोलते हैं जमा। कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होगी, ये अपन तब पढ़ेंगे जब अपन जनरल एंट्री का एक चैप्टर है वो करेंगे जब। बस आपको ये ध्यान रखना कि द्विपक्षीय अवधारणा में ये कहती है अपन को कि प्रत्येक व्यवहार के 2 पक्ष होते हैं, पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बेटा अपना खुद का ले सकते हैं अपन। जैसे अभी आप 11th में पढ़ रहे हो, अब जैसा आप 11th में पढ़ रहे हो तो आपके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है या जो भी खर्चा हो रहा है, वो सारे खर्चे कौन कर रहा है एट ए टाइम? आपके पेरेंट। आपके पेरेंट अगर आपको कपड़े चाहिए वो ला कर देते हैं, स्कूल की कोई बुक चाहिए वो ला कर देते हैं, साइकिल चाहिए वो ला कर दे रहे हैं, स्कूटी चाहिए वो ला कर दे रहे हैं। जो भी चीज आपको एट ए टाइम चाहिए, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, वो सारी चीजें कौन ला कर दे रहे हैं? आपके पेरेंट। अभी आपको लग रहा है आपके पेरेंट बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, क्यों? आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। लेकिन बेटा जैसे ही आप 12th पास हो जाओगे, आपके बीकॉम हो जाएगी, वो ही पेरेंट आपको एक चीज कहेंगे कि देख बेटा, तेरे को हमने 20-22 साल 25 साल तक पाल लिया, पोस लिया, अब एक काम कर, नेक्स्ट मंथ से हमको घर में 15,000 रुपये यानी 15,000 रुपीज पर मंथ हमारे हाथ में लाकर दे दे। और आपका क्वेश्चन होता है पापा नहीं दूं तो नहीं दो तो कोई समस्या नहीं है, आप नया घर ढूंढ लो और वहां रहो। अगर आपके पेरेंट ये कहेंगे अगर आपको हमारे घर में रहना है, जो घर हमने बनाया है, उसमें आपको अगर कंटिन्यू सर्विस चाहिए या रहना है तो 15,000 रुपये हर महीने लाओ, नहीं तो आप अपना नया आशियाना ढूंढ लो। आपको बड़ा गुस्सा आएगा बेटा, कहने नहीं पापा ने ऐसा कैसे कह दिया, हर बार तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, अब पैसे मांग रहे उल्टा सामने से। तो बेटा यही तो कॉन्सेप्ट है डेबिट और क्रेडिट का, कि पहले जब आपको अपने पापा से पैसे मिल रहे थे तो आपकी एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू पापा। पापा को आपने क्या किया? क्रेडिट, हर महीने कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 10,000, कभी 20,000, और आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए अपने पापा के, और हर बार क्या एंट्री करते थे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू पापा, कैश अकाउंट डेबिट टू पापा। लेकिन जैसे ही आप 24 या 25 ईयर के हो जाते हो, एंट्री बेटा रिवर्स होती है, और रिवर्स में क्या होती है? अब आपके पापा गिवर नहीं है आपके लिए, वो क्या बन गए? रिसीवर। पापा अकाउंट डेबिट टू कैश, पापा अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान से 25 साल तक पापा को अपन ने क्या किया बेटा? क्रेडिट किया, ठीक है। और 25 साल के बाद में पापा को अपन क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। तो देख लो बेटा, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू साइडेड, फर्स्ट डेबिट सेकंड क्रेडिट। और एक रूल, आज बेटा जो डेबिट हुआ है, आज जो डेबिट हुआ है वो आने वाले समय में क्रेडिट होगा। इसका एग्जाम्पल अभी ले लिया अपन ने। पहले पापा क्या हो रहे थे? क्रेडिट, अब क्या हो रहे हैं? डेबिट। और इसका जस्ट उल्टा, जो आज क्रेडिट हो रहा है वो आने वाले टाइम में क्या होगा बेटा? डेबिट। यानी डेबिट का अकाउंट क्लोज होगा क्रेडिट में जाकर, और क्रेडिट का अकाउंट क्लोज होगा डेबिट में जाकर। तो बेटा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन ने कौन सा पढ़ा? द्विपक्षीय अवधारणा, जिसे अपन कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।
ये सिंपल सी एक बात कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो साइड होते हैं, पहला साइड डेबिट, दूसरा साइड क्रेडिट। जो आज डेबिट हुआ है वो फ्यूचर में होगा क्रेडिट, और जो आज क्रेडिट हुआ है वो फ्यूचर में होगा डेबिट, जिससे उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा बेटा। तो अभी तक अपन ने कितनी अवधारणा पढ़ ली है बेटा, 3। पहली पृथक स्थिति की अवधारणा, दूसरी मुद्रा मापांकन अवधारणा, तीसरी द्विपक्षीय अवधारणा। किसी को अगर ये एग्जाम्पल नोट करना है बेटा तो कर लो, क्योंकि मैं इसे इरेज कर दूंगा अभी 2 मिनट में। और ये भी अगर किसी को लिखना है तो लिख देना कि ये भी इरेज कर लूंगा मैं। हाँ बेटा, फोर्थ कॉन्सेप्ट, 3 तो हो गए। 3 कौन से, फर्स्ट पृथक स्थिति की अवधारणा, दूसरा मुद्रा मापांकन अवधारणा, तीसरी द्विपक्षीय अवधारणा। हाँ बेटा, फोर्थ अपन कर रहे हैं काल अवधि अवधारणा, जिससे अपन कहते हैं इंग्लिश में पीरियड कॉन्सेप्ट। काल अवधि अवधारणा या पीरियड कॉन्सेप्ट, ये भी बेचारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो सिर्फ आपको ये कहता है कि आप अपने जो भी अकाउंट हैं साल भर के, साल भर की सेल, साल भर की परचेज, साल भर की अदर इनकम, साल भर की अदर एक्सपेंसेस, आप क्या करो, एक साल में सारे फाइनल कर लो। इन एक साल की सेल में से, एक साल की इनकम में से एक साल के सारे खर्चे घटा दो, या 6 महीने से घटा दो। यानी एक पर्टिकुलर डेट रखो कि आप अकाउंट इस डेट से स्टार्ट करोगे और इस डेट को एंड कर दोगे। जैसे नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर जो इंडिया में है वो एवरी ईयर 1 अप्रैल 2000 को स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च 2000 नेक्स्ट ईयर। जैसे ये 2020 है, ये एंड होगा बेटा 21 को, तो नेक्स्ट कब स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2021, तो एंड कब हो जाएगा 31 मार्च 2022। फिर नेक्स्ट स्टार्ट कब हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। यानी ईच एंड एवरी ईयर बेटा इंडिया में कोई भी ईयर अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें बेटा, ये जरूरी भी है। अगर आप हर साल अपने अकाउंट क्लोज नहीं करोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपको इस 365 दिन में या एक साल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर आप 3 साल के अकाउंट बेटा बनाओगे तो आपको 3 साल का कंबाइंड रिजल्ट मिलेगा। अगर मान लो मैं हर साल अपने अकाउंट फाइनल नहीं करता हूं, 5 साल में एक बार फाइनल करता हूं, तो बेटा मुझे प्रॉफिट और जो लॉस है वो भी 5 साल का एक साथ मिलेगा। अब मान लो मैं पर्टिकुलर अगर अलग अलग ईयर के बना रहा हूं, तो पहले साल मुझे लॉस हुआ, अब पहले साल मुझे लॉस हुआ तो नेक्स्ट ईयर में वो गलती थोड़ी ना करूंगा, मैं उसमें कुछ सुधार करूंगा बेटा। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर मुझे क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। जैसे ही मुझे प्रॉफिट होगा मैं प्रॉफिट को बनाने के लिए और अपने एफर्ट करूंगा, और जैसे मैं अपने एफर्ट और करूंगा मुझे और ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं 3 साल के अकाउंट या 5 साल के अकाउंट या 10 साल के अकाउंट एक साथ में बनाता हूं तो 10 साल का कंबाइंड रिजल्ट मुझे एक साथ मिलेगा, और 10 साल बाद जाकर मुझे मालूम चलता है कि मेरे द्वारा किए गए वर्क से मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लॉस जो होता है बेटा वो आपकी असेट्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और प्रॉफिट आपकी एसेट्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब वो आप सोच लो आपको अपनी एसेट्स बढ़ानी है या कम करनी है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है
कि बेटा आपने जो एजुकेशन स्टार्ट की है वो की होगी एलकेजी से। एलकेजी से आपको 11th या 12th तक आते आते कितने साल लग गए? 15 साल लग गए। अब बेटा होता ये है कि हर साल आपका फर्स्ट टेस्ट होता है, सेकंड होता है, हाफ ईयरली होता है और ईयरली होता है। अब जैसे ही आप मान लो फर्स्ट क्लास में हो तो फर्स्ट क्लास में हाफ ईयरली हुआ होगा, सेकंड टेस्ट हुआ होगा, ईयरली हुआ होगा, ये सारी चीज़ें हुई और ये सारी चीज़ों से आपको मालूम चल जाता था कि आप इंटेलिजेंट हो या वीक हो या एवरेज पर्सन हो। अब बेटा जो इंटेलिजेंट होता था वो और ज़्यादा पढ़ता था क्योंकि उसको और ज़्यादा मार्क्स लाने होते थे। जो एवरेज होता था वो इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता था और जो वीक होता था वो क्या बनने की कोशिश करता था? एवरेज। लेकिन अगर ये एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, सिस्टम ये होता कि आप एक बार स्कूल में जाओ एलकेजी में और एग्जाम होंगे सीधे कहां पर? 12th में, यानी 12-15 साल बाद में एग्जाम होंगे और सारा का सारा कोर्स, ऑल कोर्स जो आपने पढ़ा है एलकेजी से 12th तक, वो सारा कोर्स एक ही पेपर में आएगा। तो होता क्या बेटा, अगर कोई बच्चा वीक होता तो उसको 15 साल बाद में मालूम चलता कि वो क्या है? वीक। ठीक है, जैसे मान लो 15 साल बाद में मैं किसी बच्चे का एग्जाम दे रहा हूं, मैं उससे पूछ रहा हूं ये क्या है, वो कह रहा है जेड फॉर जेब्रा। मैंने कहा तू फेल है भाई, तू वापिस चला जा कहां पर? एलकेजी में। अब बेटा कितने साल खराब होंगे उसके? 30 साल। पहले वाले 15 ये, फिर वापस वो एलकेजी में जाएगा, फिर यूकेजी में आएगा, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते करते 12th में आएगा। जैसे ही वो वापस 30 साल बाद में 12th में आएगा, मैंने ये पूछ लिया बेटा ये कितना है, वो कह रहा है 100। तो जैसे उसने 100 कहा, मैंने कहा वापस चला जाए एलकेजी। तो बेटा वो 45 साल का हो जाएगा वापस 12th में आते आते। इसलिए अपनी एजुकेशन पॉलिसी भी ऐसी ही चलती है। हर साल एग्जाम होते हैं, हर साल रिजल्ट आता है और हर साल लोगों को ये मालूम चल जाता है कि वो एवरेज है, वीक है या इंटेलिजेंट है। और अगर वो वीक होता है तो फेल हो जाएगा, और अगर फेल भी हो जाता है बेटा तो उसका 1 साल खराब होता है, ना कि 15 साल एक साथ में। तो बेटा इस एग्जाम्पल से अपन को ये सीख मिलती है कि हर साल अगर आपको बिजनेस कर रहे हो तो हर साल अपने अकाउंट फाइनल कर लो, जिससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि इस साल आपने कमाया है या दिया है, यानी लॉस। अगर आप हर साल अकाउंट फाइनल करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है या लॉस अर्न हुआ है। प्रॉफिट अर्न हुआ है तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपन कुछ और करेंगे, और अगर लॉस हुआ है तो उससे घटाने के लिए या लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन कुछ और एफर्ट लगाएंगे। तो बेटा अभी तक अपने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए? 4 में से पहला पृथक अस्तित्व की अवधारणा। क्या कहता है ये? सिंपल सी बात कहता है बेचारा ये कि व्यापार और व्यापारी अलग होते हैं। व्यापारी से व्यापार में पैसा लगाता है और रिटर्न में बिजनेस उसे कमा के देगा प्रॉफिट या लॉस। सेकंड, मुद्रा मापांकन अवधारणा। मुद्रा मापांकन अवधारणा सिंपल सी चीज कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अगर आप मनी में काउंट कर सकते हो तो उसकी एंट्री करो, और अगर किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप मनी में काउंट नहीं कर सकते उसकी एंट्री मत करो, इग्नोर। द्विपक्षीय अवधारणा सिंपल सी कि बिजनेस के ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के 2 साइड होते हैं, पहला डेबिट, सेकंड क्रेडिट। जो आज डेबिट हुआ है वो फ्यूचर में होगा क्रेडिट, और जो आज क्रेडिट हुआ है उसका अकाउंट क्लोज होगा डेबिट में जाकर। इसका भी बेटा अपने एग्जाम्पल लिया था। और फोर्थ पॉइंट, काल अवधि अवधारणा। क्या है? यानी पीरियड कॉन्सेप्ट। ये भी बेचारा सिंपल सा एक लाइन में अपना आंसर देता है कि हर साल आप अपने अकाउंट बनाओ और उन्हें क्लोज कर दो। यानी हर साल 1 साल का लेखा जोखा आप क्या करो, 1 साल में फाइनल कर दो, जिससे ये मालूम चल जाएगा कि आपने 1 साल में 365 दिन में या 52 सप्ताह में कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना लॉस कमाया है।
अगली अवधारणा है बेटा उपार्जन अवधारणा। इसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और एक और नाम भी है इसका इंग्लिश में, इसे बोलते हैं मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट। हिंदी में बोलते हैं उपार्जन अवधारणा, या इंग्लिश में बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट या मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत ईजी सा है बेटा। ये जो है आपकी बुक्स में बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं, 10-10 लाइन में, 20 लाइन में, 25 लाइन में, लेकिन जो मेन थीम है वो वही है जो अपन यहाँ पर समझ रहे हैं। उपार्जन अवधारणा सिंपल सी एक चीज कहती है कि आप रिकॉर्ड करो। क्या करो? आप रिकॉर्ड करो। क्या रिकॉर्ड करो बेटा? बिजनेस में दो ही चीजें होती है, या तो इनकम होगी या होगा एक्सपेंसेस। वापस से एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में नॉर्मली दो चीजें होती है, या तो होती है इनकम या होता है एक्सपेंसेस। उसको रिकॉर्ड करो। अब आप ये सोचोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अकाउंटिंग का रूल यही है, अकाउंट्स का मतलब ही होता है लिखना। बेटा लिखना तो होता है, लेकिन काफी जने ये सोचते हैं कि अगर कोई उधार में या क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है उसे लिखना है कि नहीं लिखना है। इस पॉइंट से रिलेटेड यह उदाहरण है इनकम। इनकम कौन सी? इनकम बेटा दो टाइप की होती है। एक तो वो जो आपको रिसीव्ड हो चुकी है, दूसरी वो जो ड्यू है या आउट स्टैंडिंग यानी बाकी है। ये अवधारणा ये कहती है कि आप इनकम रिकॉर्ड करो जो इस साल की है, चाहे वो मिली है चाहे नहीं मिली है। एक्सपेंसेस भी सेम टू सेम, क्योंकि एक्सपेंसेस में बेटा रिसीव्ड मत लिखना, एक्सपेंसेस कभी रिसीव्ड नहीं होते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पेमेंट होते हैं। तो या तो आपने पेमेंट कर दिया है या वो पेबल है। पेबल मतलब फ्यूचर में पे होगा, यानी इससे मैं लिख सकता हूं ड्यू एक्सपेंसेस। ये अवधारणा भी चलिए सिंपल सी एक चीज कहती है कि व्यापार के आप सारे ट्रांजैक्शन लिखो इनकम के और एक्सपेंसेस से। इनकम चाहे मिली है चाहे नहीं मिली है तो अभी लिखो, एक्सपेंसेस आपने चुकाए हैं या नहीं चुकाए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखो। क्योंकि बेटा सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई एक्सपेंसेस है और अपन ने आज नहीं चुकाए हैं तो नहीं लिखने से क्या होगा? उसे चुकाना तो फ्यूचर में पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए उसे लिख दो। भले ही अपन ने नहीं चुकाया लेकिन फ्यूचर में तो चुकाएंगे। कोई इनकम है अपनी, आज नहीं मिली तो क्या हुआ? अगर मैंने कोई इनकम अर्न कर ली है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक महीने बाद में, एक महीने बाद में नहीं तो 2 महीने बाद में, कभी ना कभी तो मिलेगी। तो ये अवधारणा बेचारी सिंपल से एक चीज कहती है कि इनकम और एक्सपेंसेस, अगर इनकम मिली है तो भी लिखो, नहीं मिली है तो भी लिखो। पेमेंट यानी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है तो भी लिखो, नहीं किया है तो भी लिखो। बेटा कुल अवधारणा कितनी पढ़ ली अपन ने? पहली प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा, दूसरी मुद्रा मापांकन अवधारणा, तीसरी द्विपक्षीय अवधारणा, चौथी काल अवधि अवधारणा और पांचवी उपार्जन अवधारणा। ये पांचों जो कॉन्सेप्ट है बेटा आप अपनी बुक्स में देखना और पढ़ने की कोशिश करना, और कोई भी अगर समस्या हो इन 5 कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप मैसेज डाल सकते हो यूट्यूब चैनल पर या आप कमेंट कर सकते हो।